हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीकेजीएस कक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की जो सीरीज चल रही है, थर्ड लेक्चर है इसका। ठीक है, 2 लेक्चर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेक्चर में अपन ये जो ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग और जो डायरेक्टिंग है बचा हुआ है, इन सब के बारे में बात करेंगे। प्लानिंग का अपन पूरा देख चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आयोजन। इसमें क्या होता है कि ये मेन तो होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं कि कौन है जो क्या करेगा, किसको क्या काम, डिवाइड वर्क डिवीजन करते हैं कि सबसे पहले तो कि किसको क्या काम करना है। ठीक है, कौन किसके लिए काम करेगा, ये भी है कि किसको कौन डायरेक्ट डायरेक्ट करेगा या फिर गाइड करेगा, इसके लिए क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्णय कहाँ लिए जाएंगे, किस लेवल पे कौन जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से आएंगे। ठीक है, जो रिसोर्सेज है, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तो कंपनी काम करेगी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा नहीं, तो रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज के लिए कहाँ से आएगा, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, संसाधनों को कैसे समन्वित करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि कौन किन किन रिसोर्सेज के साथ काम करेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक था ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अब चलते हैं, जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, उद्देश्यों की पहचान करते हैं और उनको परिभाषित करते हैं। पहला जो स्टेप है इनमें, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी अपने को काम करना है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना है कि इसमें ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद उसको क्या करते हैं कि वर्क में डिवीजन करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसको 3-4 काम में बांट लिया। ठीक है, तो उसके बाद वर्क डिवीजन करते हैं विशिष्ट जॉब और भूमिकाओं में विभाजित करके कि ये मार्केटिंग वाले को दे दिया, ये इसको प्रोडक्शन वाले को दे दिया, ये किसी और को दे दिया, टेक्निकल वाले को दे दिया। तो ऐसे करके वर्क डिवीजन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद। उसके बाद क्या करते हैं, जॉब डिजाइन करते हैं। उस स्पेसिफिक जो अपन ने क्या किया, तो ये एक रोल बनाया। ठीक है, एक रोल बनाया, एक स्पेसिफिक रोल बनाया, तो उसके लिए एक जॉब चाहिए होती है अपने को। ठीक है, तो वो जॉब डिजाइन करते हैं। इसके बारे में अपन आगे भी ठीक से बात करेंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इसके बारे में क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक जॉब है तो उसमें उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसको बताया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारियों के कौशल का अधिकतम उपयोग किया जा सके। क्योंकि एक जॉब है तो उसमें वही काम करेगा ना जिसमें वो कैपेबिलिटीज है। तो अगर वो उस कैपेबिलिटीज के अलावा अगर कोई और आ रहा है तो वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें जो जॉब डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग अपने को कैपेबिलिटीज वाला एम्प्लॉय चाहिए, तो वही वो काम करेगा फिर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि विभागीकरण या समूहीकरण, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। अब क्या करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं सेम लेवल के, यानी कि उनको कुछ आधार पर डिपार्टमेंट में या ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब वो आधार जो है, जो बेस है, वो क्या क्या हो सकते हैं, कार्य के आधार पर बांट सकते हैं, उत्पाद के आधार पर बांट सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के आधार पर। ठीक है, ग्राहक क्या है, यानी कि यूजर बेस क्या है, उसके आधार पर बांट सकते हैं उसको। और जो है ज्योग्राफी, यानी कि प्लेस उसका क्या है, उसके आधार पर भी बांट सकते हैं डिपार्टमेंट को और उनको ग्रुप को। ठीक है दोस्तों, ये आधार है, ये बेस है, इनके आधार पर अपन डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, यूजर बेस के आधार पर, प्लेस के आधार पर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, फिफ्थ चरण है इसका, फिफ्थ स्टेप है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। यानी कि रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना मतलब ऐसा है कि अब काम कर रहा कोई आदमी, ठीक है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा तो वो किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करेगा ना ऊपर। ठीक है, तो इसमें यही देखते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कौन किसको आदेश देगा, इसके बारे में बात करते हैं रिपोर्टिंग में। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अधिकार का पता चलता है कि इसको किसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और किसको क्या बताना, और एक दूसरे से यानी कि कम्युनिकेट करने में हेल्प होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स स्टेप है दोस्तों, कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपना, यानी कि असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ठीक है, जॉब डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक जॉब डिजाइन भी कर लिया, उसके बाद किसको क्या स्पेसिफिकली उस जो जॉब है उसके अंदर किसको क्या काम करना है। ठीक है, ठीक है, जैसे कंटेंट राइटिंग का कोई डिपार्टमेंट है, कंटेंट राइटिंग वाले में उसको कंटेंट तैयार करना है या रिसर्च करना है उसके ऊपर, ऐसे करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कंटेंट को पब्लिश करना है, ये एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग वाली, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके लिए वो एक अलग ड्यूटी होगी, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो बांटना होता है। ठीक है, सेवंथ स्टेप है यानी कि समन्वय स्थापित करना। सब डिपार्टमेंट अलग अलग टीम, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये भी जरूरी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ठीक से काम नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। ठीक है, इसके बाद है एट्थ, यानी कि एट्थ स्टेप है नियंत्रण की सीमा निर्धारित करना। अब ये क्या है, डिटरमाइनिंग स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे मान लो कि कोई मैनेजर है, ठीक है, अब मैनेजर है तो उसको कितने यानी कि एम्प्लॉय है उनको लीड करना है,
ये इनकी संख्या बताते हैं इसमें, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल में, यानी कि कितने को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे एक मैनेजर है कि एक मैनेजर है वो 500 लोगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि कोई मैनेजर है 200 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो उस मैनेजर के नीचे कितने लोग होंगे जिनको कंट्रोल करना है, इसकी बात करते हैं इसमें, यानी कि नियंत्रण की सीमा निर्धारित करने में, यानी अधीनस्थों की संख्या जिनको एक प्रबंधन प्रभावी ढंग से सुपरवाइज कर सके। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों प्राधिकार सौंपना, यानी कि डेलीगेटिंग अथॉरिटी, यानी इसमें क्या होता है कि पदों या व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए एक अधिकार देना जिससे विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिए जा सके। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे अब मैंने किसी मैनेजर ने अपने मिडिल मैनेजर को बोल दिया कि इसके बारे में तुमको निर्णय लेना है। ठीक है, तो वो निर्णय लेने का अधिकार दे देना उसको, कि उस पे छोड़ देना कि ये काम तेरा है, इसके बारे में तू जो भी डिसीजन लेगा वो तेरा होगा, वही मानना होगा। ठीक है, तो अगर जो डिसीजन लेने का जो वो है पावर है वो किसी और को दे दे, ठीक है, तो वो हो जाता है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, यानी कि पावर को शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, कि यानी कि जो मेन काम नहीं है, मान लो कि कुछ छोटा मोटा काम, उसके लिए दूसरे मैनेजर, मिडिल मैनेजर या कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा उसको भी बोल दे कि ये जूनियर एम्प्लॉय से तुमको करवाना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप है मूल्यांकन और निगरानी करना। अब जो सब कुछ हो रहा है उसको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके बाद तो इम्प्रूव करेंगे। अगर कुछ कुछ यानी कि गलतियां हो रही है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने को मॉनिटरिंग करना होगा और इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, तो ये है लास्ट स्टेप। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट स्टेप हो गया। अब देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का बेसिक आइडिया सबको होगा ही वैसे। ठीक है, कि एक सीईओ होता है ऊपर ऊपर, या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर मैनेजर, मिडिल मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं फिर वो सब। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब यहाँ पे क्या है, एक सोप प्रोडक्ट है, एक हेयर प्रोडक्ट है, फीड प्रोडक्ट है, मेकअप प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब इनके अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि अब देखो ये सोप प्रोडक्ट है, इसके लिए भी अलग अलग मैनेजर है, मार्केटिंग होगी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फाइनेंस हो गया एक, ऐसे ही करके सब डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो हायरार्की बन जाती है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और हर डिपार्टमेंट के लिए होती है वो। तो इससे क्या होता है, देखो मानव भौतिक वित्तीय संसाधनों के बीच समन्वय में स्थापित करने के लिए ये मदद करते हैं। ठीक है, संगठन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, फिर उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, तो उनके हिसाब से उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मिलेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज मिलेंगे उनको। ठीक है, तो उन सब में कोऑर्डिनेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप क्या क्या है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, तीसरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, चौथा है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर, पांचवा है नेटवर्क स्ट्रक्चर, छठा है वर्चुअल स्ट्रक्चर और सातवां है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, कि इसमें क्या करते हैं कि काम के आधार पर, यानी कि फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है कि एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, चौथा क्या हो गया कि जो सर्विस है वो डिपार्टमेंट हो गया। तो जो काम है उसके आधार पर यानी कि डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर में बेसिकली एक तो प्रोडक्शन के बेस पे अपन डिवाइड करते हैं कि प्रोडक्शन के बेस पे, ठीक है, मेनली प्रोडक्शन के बेस पे, उसके बाद सर्विस होती है अपनी, सर्विस के बेस पे, ज्योग्राफी यानी कि प्लेस के बेस पे अपने को डिवाइड करते हैं। उसमें इसमें फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं फंक्शनल वाले में, यानी कि सेल्स, मार्केटिंग ये सब काम है, प्रोडक्शन भी काम है। अब यहाँ पे मेन, यहाँ पे प्रोडक्शन के बेस पे इतना नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन का जो मेन है वो डिविजनल स्ट्रक्चर में आता है, यानी प्रोडक्शन के बेस पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, जो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर इन दोनों का आ जाता है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, यानी कि जो इसका मैनेजर होगा, मैट्रिक्स वाला जो मैनेजर होगा, ठीक है, मैट्रिक्स वाला जो मैनेजर होगा वो फंक्शनल और डिविजनल दोनों के काम देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होता है, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। टीम बेस्ड स्ट्रक्चर यानी कि कोई, जैसे मान लो कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नहीं है, जैसे स्टार्टअप शुरू में स्टार्ट होता है, तो ठीक है, उसमें छोटी छोटी टीम होती है, तो उसके बेस पे होता है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। जैसे कोई छोटा ही कुछ भी, मान लो कि कोई नया नया कोई क्या कर रहा है कि नया नया कुछ कोचिंग वोचिंग स्टार्ट किया, तो वहाँ पे कोई कंटेंट की टीम होगी, ठीक है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं होगी शुरू में। ठीक है, तो ये हो जाता है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक्सटर्नल नेटवर्क होता है अपना, ठीक है, एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, इसमें जो सारे के सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन सब में क्या होता है कि देखो यहाँ पे एक छोटे छोटे आउटलेट्स बने होते हैं, वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है, और वहाँ से उसके बाद फिर वो पहुँचाते हैं, डिलीवरी बॉय जो भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल नेटवर्क बड़ा होता है, ठीक है, इसमें सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले जो भी है एक्सटर्नल नेटवर्क में, वो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है क्या दोस्तों, वर्चुअल स्ट्रक्चर। वर्चुअल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे इनका जो क्या होता है कि फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम होती है, ज़्यादातर इनका काम क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। ठीक है,
ऑनलाइन काम होता है फिजिकल ये वर्चुअल स्ट्रक्चर वाले का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे किसी को सॉफ्टवेयर बनाना है तो उनका क्या काम होगा, ऑनलाइन ही होगा ना ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या होता है, जितने भी ये सारे हैं, ठीक है, ये सारे हैं, उनका मिक्सअप रूप आ जाता है। जैसे मान लो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी ने कुछ क्या किया कि किसी एक प्रोडक्शन के साथ शुरू किया, उसके बाद वो किसी दूसरी चीज़ में आ गया, दूसरी चीज़ बनाने लग गया। जैसे किसी ने क्या प्रोडक्ट के साथ शुरू किया, उसके बाद कोई और प्रोडक्ट जैसे फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि साबुन वाबुन बनाना शुरू किया, उसके बाद पैसा आया, उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर लॉन्च करना शुरू कर दिया, ऐसे कुछ करके और करना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं किसमें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, आयोजन के बारे में। अब बात करते हैं निर्देशन, नेतृत्व या डायरेक्टिंग या लीडिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, ये डायरेक्टिंग और लीडिंग ये क्या होता है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर निर्देश, प्रेरित यानी कि मोटिवेट करना, निर्देश यानी कि गाइड करना या डायरेक्ट करना, उसके बाद मार्गदर्शन करना, ठीक है, नेतृत्व करना, लीडिंग करना और एडवाइस देना। इन सबको, इन सब के बारे में यानी कि बताने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, डायरेक्टिंग या लीडिंग में। और ये हमेशा चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं रुक जाएगी, क्योंकि लीड तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक काम चलता रहेगा कंपनी का, तब तक अपने को लीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे खत्म हो जाएगा। लीडिंग वाला जो काम है, ठीक है, डायरेक्टिंग वाला काम है, ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जहाँ से शुरू होता है, उसके बाद से जब तक है वो, तब तक अपने को लीडिंग का काम करना पड़ेगा। तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, जो डायरेक्टिंग या लीडिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो पहला तो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी कि सतत प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद क्या है कि की फंक्शन है, प्लान, ये जो मैनेजमेंट है उसका की फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक स्तर पर होता है, चाहे टॉप हो चाहे बॉटम हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम हर लेवल पे क्या होता है, डायरेक्ट लीडिंग करना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसका फ्लो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक होता है, यानी कि टॉप टू बॉटम इसको कंट्रोल करना होता है, लीडिंग करना होता है। ऊपर से ऊपर वाला नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, फिर उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये फ्लो होता है ऊपर से नीचे तक। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की, ठीक है दोस्तों। जो लास्ट प्रोसेस है अपना, मेन जो की जो फंक्शंस थे, की प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, उसमें अपन ने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद लीडिंग कर लिया। तो 3 प्रोसेस हो चुके हैं। अब है 4th कंट्रोलिंग, ठीक है दोस्तों। तो अब कंट्रोलिंग की बात करते हैं। कंट्रोलिंग क्या है, एक टारगेट ओरिएंटेड फंक्शन है ये, ठीक है, कि हमेशा टारगेट को अपने को ध्यान में रख के ही करना पड़ता है। कि अब क्या, शुरू शुरू में अपने प्लानिंग में क्या किया था कि एक गोल डिसाइड किया था, ठीक है, गोल डिसाइड किया था। अब इसमें क्या देखेंगे कि जो गोल था अपना, उसके अनुसार जो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर संसाधनों का जो उपयोग है, वो जो टारगेट डिसाइड किए थे, जो गोल जो एम था उसके अनुरूप है या नहीं है, तो वो देखते हैं कंट्रोलिंग में। ये पर एक बात है कि ये जो है, कैसा लग रहा है कि 4 जो की प्रिंसिपल थे, तो ये 4th है, तो ये लास्ट कार्य है। इसका मतलब लास्ट काम नहीं है, ये अंतिम काम नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे अपन सारे काम कर लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे ना कि जो जो सारा काम हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो जो कम पड़ रहा है उसको वापस अपन करेंगे। तो ये वापस प्लानिंग में ले जाता है अपने को, ठीक है, वापस प्लानिंग की ओर ले जाता है। क्योंकि अपन सारे काम तो होंगे नहीं ना कुछ तो कमियां रहेंगी, तो उनको वापस से करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से वापस वही सारे प्रोसेस वहां से शुरू हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्रदर्शन मानकों की स्थापना, यानी कि सेटलिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि अपने को ये इतने टाइम में इतना काम करना है, ये अपना स्टैंडर्ड है कि इतना प्रोडक्शन करना है या इतने टाइम में करना है। तो एक फिक्स स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है, मापने के लिए, कि प्रदर्शन को मापने के लिए, यानी कि वो एक बेंचमार्क होगा। ये एक लेवल बना दिया, ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड बना देंगे। अब इससे अपने को ऊपर रहना है, नीचे रहना है। अगर ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, एक लिमिट डिसाइड करनी है कि इतने नीचे रहेंगे तो काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा नीचे रहेगा तो फिर इसका मतलब है कि काम ठीक से नहीं हो रहा। तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक भी हो सकता है, या क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक भी हो सकता है। मात्रात्मक मतलब कि अपन ने डिसाइड किया कि अपने को 500 यूनिट बनाना है किसी चीज़ की, ठीक है, और वो 400 ही बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव मतलब अपने को कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, कि यानी कि किसी में कुछ, जैसे कि सोप बनाना है तो सोप में अपने को क्या डालना है कि इतना सोपनर डालना है, तो वो क्वालिटी हो गई, ठीक है। उससे अगर कम डाला जा रहा है या उससे बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो क्वालिटी के बेस पे हो गया, कि वो साबुन फिर अच्छा नहीं होएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये क्वालिटेटिव या क्वान्टिटेटिव दोनों टाइप से हो सकते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड स्टेप, वास्तविक प्रदर्शन का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, देखो जैसे अपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड था कि इतना करना था अपने को, मान लो 500 यूनिट का स्टैंडर्ड डिसाइड किया और हो रही है 400 ही,
ठीक है, या हो गई 510, ठीक है, तो वो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया कि अपने को ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, तो वो देखते हैं दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में देखते हैं क्या, ठीक है, तो दूसरे स्टेप में उसको पता कैसे चलेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, कंपैरिजन करेंगे किसमें, जो स्टैंडर्ड था अपना और जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था उसमें। अब उसमें एक्चुअल से स्टैंडर्ड में जो कंपैरिजन करके देखेंगे कि कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वांछित और वास्तविक प्रदर्शन में विचलन का पता चलता है कि ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो वो डेविएशन का पता चलता है। अब डेविएशन का पता करने के लिए यहाँ पे दो टेक्निक्स है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो देखते हैं कि डेविएशन होता है क्या है, ठीक है। विचलन विश्लेषण यानी कि डेविएशन एनालिसिस, यानी कि ये करते कैसे, विचलन की स्वीकार्य सीमा निर्धारित करते हैं कि इतना मान लो कि ये अपना स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड लाइन है, स्टैंडर्ड ये एक एम है कि इतना अपने को चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए या क्वालिटी चाहिए, ये अपने इतनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इससे ऊपर ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है। अब यहाँ से जो नीचे जा रहा है, मान लो कि अपना डिसाइड था 500 यूनिट, अब यहाँ से 500 यूनिट से नीचे जाना शुरू हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, तो यहाँ से जो डेविएशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका पता चलता है इसमें, इस जो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड था उसका कंपेरिजन करने से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के बाद अपन ने डिसाइड कर लिया था शुरू में कि यहाँ तक, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये जो इतनी सी है इसको तो अपन स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, पर इससे ज़्यादा नीचे जा रही है तो इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये डेविएशन है, इसका मतलब अपने को इसमें सुधार करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया डेविएशन एनालिसिस, इसमें देखते हैं कि कितना नीचे तक अपन जा सकते हैं, कितनी अपनी लिमिट है उसको स्वीकार करने लायक, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो डेविएशन जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, उसमें एक चीज़ है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि उसको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, उसमें देखते हैं कि अपन जो की रिजल्ट एरियाज है, मेन जो होता है उस पर ध्यान देते हैं, के आर एज पे, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, की रिजल्ट एरियाज। और इसमें क्या होता है, जैसे कि सबको पता ही है कि इतना एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो सब पे नजर रखना तो आसान है नहीं ना, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत छोटे छोटे काम भी होंगे, तो अपने को क्या होता है, जिनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उनको क्या होते हैं, इग्नोर कर दो, ठीक है, उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उन पे बिल्कुल भी ध्यान, उन पे ध्यान देना, पर ज्यादा ध्यान किस पे देना है, जो की रिजल्ट एरिया अपने मेन फंक्शंस है उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में। उसके बाद क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि ज्यादा विचलन, यानी कि अब अपन ने देखा था कि स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा था इसके ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पे आते इतना नीचे हो गया, ठीक है, तो ये जो ज्यादा डेविएशन हो रहा है जहाँ पे, उस पर ध्यान देते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, सुधारात्मक कार्रवाई करना, यानी कि टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब जैसे आप अपने को डेविएशन पता चल गया कि गड़बड़ हो रही है सिस्टम में या ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो गड़बड़ हो रही है तो अपने को क्या करेंगे, करेक्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है, एक्शंस लेने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये क्या होता है, अगर विचलन सीमा के अंदर है, जैसे मैंने बताया कि एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना ही विचलन है, ठीक है, तो आवश्यक नहीं है अपने को करेक्टिव एक्शन की। लेकिन यदि प्रोजेक्ट में विचलन है, ज्यादा है, जो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो डेविएशन है उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, 400 का डिसाइड किया था और 300 ही हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, ठीक है। ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, हो सकता है 7 घंटे की जगह 8 घंटे काम करवाना पड़े, ठीक है। अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि एडिशनल इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये होता है करेक्टिव एक्शन में, यानी कि जो डेविएशन था उसको कम, यानी कि उसको पूरा करने के लिए, यानी कि जो ज्यादा डेविएशन ना हो, जो अपना स्टैंडर्ड था उसके आसपास ही रहे, ठीक है। अगर नीचे भी जा रहा है तो बहुत नीचे ना जाए, ठीक है। अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे उनको संशोधित करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि लास्ट में क्या कर सकते हैं, अगर हो ही नहीं रहा सारे प्रयास करने के बाद, तो स्टैंडर्ड को ही बदलना पड़ेगा अपने को, कि अपनी जो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी कैपेबिलिटी है वो 300 की है, अपन 400 कर ही नहीं सकते, तो इसलिए स्टैंडर्ड ही चेंज कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये था फोर्थ स्टेप। अब बात करते हैं जॉब डिजाइन की, ठीक है, बीच में आया था, मैंने बताया था कि जॉब डिजाइन के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो जॉब डिजाइन के अंदर क्या करते हैं अपन, जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रिलेशंस है, ठीक है, और जो प्लानिंग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करते हैं जॉब डिजाइन में। उस जॉब डिजाइन के अंदर क्या करते हैं, एक जॉब डिजाइन करना अपने को, ठीक है, तो उसमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किस किस के साथ रिलेशन उसको बनाना रखना पड़ेगा, कि जो मैनेजर है या नीचे वाले जो लोग हैं, उनके बाद प्लानिंग के अंदर भी उसकी नीड होगी। तो उसमें क्या करते हैं कि एक जॉब डिजाइन करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड्स है उसके अनुसार, और जो भी एम्प्लॉय है उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार अपने को उस जॉब को डिजाइन करना पड़ता है, कि मेरे को नीड ये है, ठीक है, और इस एम्प्लॉय में ये कैपेबिलिटी है, तो ये जो एम्प्लॉय है इस नीड को पूरा कर सकता है, को उस हिसाब से अपने को जॉब डिजाइन करना पड़ेगा। अब दोस्तों जॉब डिजाइन जो है
के जो उद्देश्य है वो क्या है। एक तो देखिए जो भी जॉब है उसको जो भी एम्प्लॉय करने वाला है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि वो संतुष्ट रहे, कि ऐसा नहीं हो कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा हो, एक्सटर्नल प्रेशर या फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर हो रहा हो उसके माइंड पे, ठीक है। उसके बाद अपनी जो एफिशिएंसी है वो भी बनी रहे, और उसका जो हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ और सेफ्टी, वो भी बनी रहे, ठीक है। तो ये जॉब डिजाइन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अप्रोच ऑफ जॉब डिजाइनिंग। जॉब डिजाइनिंग की जो अप्रोचेज है वो क्या है, दृष्टिकोण क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो जॉब एनलार्जमेंट हो गया, एक जॉब इनरिचमेंट हो गया, एक जॉब रोटेशन हो गया, और एक जॉब सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो जॉब जो है इनलार्जमेंट है, इसमें क्या करते हैं, जॉब इनलार्जमेंट में क्या करते हैं कि अपन क्या करते हैं, एक एडिशनल वैरायटी ऐड कर देते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। यानी कि जो एक ही पर टाइप का जॉब था उसमें कुछ और जॉब ऐड कर लेते हैं, उसको जो सिंगल टाइप का था उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उसमें और कुछ ऐड कर देते हैं, यानी कि एनलार्ज कर देते हैं, ठीक, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, इसका उल्टा होता है, उसमें जो और जॉब्स थे उसको सिंप्लीफाई करके एक टाइप का कुछ बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें एनलार्ज करते हैं, इनकी इसमें ऐड करते हैं, इसमें कम करके उसको सिंपल कर देते हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन का मतलब तो पता ही होगा, पहले ये जॉब दे दिया, उसके बाद पहले मार्केटिंग का काम करता था, उसको अब डिजाइन करवा रहे हैं, उसके बाद उसको प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, उसके बाद सेल्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने से आदमी बोर नहीं होगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। उसके बाद है दोस्तों जॉब इनरिचमेंट। इन जॉब इनरिचमेंट में क्या करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको और रेस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क ऐड कर देते उसको, ठीक है, जिससे जॉब कर रहा है उससे सेटिस्फाई हो, उसको थोड़ा और जॉब कर देते। एक ही जॉब को करते करते अगर वो हो गया तो उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसी जॉब में थोड़ा और रेस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ जॉब चेंज। अब जो जॉब चेंज के जो टाइप है वो क्या क्या है, ठीक है। एक तो ट्रांसफर कर दो, उसका जॉब चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्रमोशन कर दो, डिमोशन कर दो, और एक है लेटरल मूव। लेटरल मूव में क्या होता है कि जो देखो सेम ही लेवल पे उसको डिफरेंट पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। ये एक लेवल है तो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एम्प्लॉय को, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पहले से, वो ये उसमें ज़्यादा चेंज नहीं करते, उसको सेम हायरार्की लेवल पे उसको दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये होता है लेटरल मूव। तो दोस्तों ये था थर्ड लेक्चर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस का। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जय हिंद।